नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंच गए हैं। वो छठी बार प्रतिष्ठित वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में विश्व के 7 प्रमुख देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। इसमें अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और कनाडा शामिल है। भारत को इस सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इस वर्ष का G7 शिखर सम्मेलन वैश्विक आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, AI और भू राजनीतिक तनाव जैसे प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 देशों और अन्य देशों, वैश्विक संस्थाओं के प्रमुखों के साथ वैश्विक मुद्दों, ऊर्जा सुरक्षा, तकनीक और नवोन्मेष को लेकर विचार साझा करेंगे। इसके अलावा कई द्विपक्षीय बैठकों में भी शिरकत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अगली जनगणना के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में 1 अक्टूबर 2026 तो बाकी राज्यों में 1 मार्च 2027 से होगी जनगणना। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, भारत सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। जाति जनगणना भी होगी। ये बहुत बड़ा फैसला है। इसके बाद चाहे योजना हो, बजट हो, आवंटन हो, राजनीतिक आरक्षण हो, हर चीज पर उचित तरीके से काम होगा। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कहा, जनगणना के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से है तैयार। प्रदेशों से लेकर केंद्र तक प्रधानमंत्री इसके लिए बैठक कर चुके हैं। भाजपा नेता आरपी सिंह ने 16वीं जनगणना के लिए जाति गणना सहित अधिसूचना जारी होने पर कहा, मोदी सरकार ने वादा किया था कि हम जाति जनगणना कराएंगे और ऐसा होने जा रहा है। सरकार इसके नतीजों के आधार पर नई नीतियां बनाएगी। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने 16वीं जनगणना पर कहा, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। जनगणना 1 मार्च 2027 से शुरू होगी। इससे सरकार को भविष्य की योजना बनाने में मदद मिलेगी। वहीं कई सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार 2027 की जनगणना में जाति गणना को शामिल नहीं कर रही है। PIB फैक्ट चेक में इन दावों को फर्जी पाया गया। सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी है कि जनगणना के साथ ही जाति गणना भी की जाएगी। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद DNA सैंपलिंग और मैचिंग का काम तेजी से जारी है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि कुल 131 DNA नमूनों का मिलान हो चुका है। FSL और NFSU की टीम लगातार DNA नमूनों के मिलान के काम को जल्द से जल्द पूरा करने में लगी हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर अहमदाबाद AI-171 विमान दुर्घटना की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को लेकर एक भ्रामक संदेश प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट को प्रसारित किया जा रहा है। PIB फैक्ट चेक टीम ने अपनी जांच में इसे फर्जी पाया है। बीजेपी आज बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन करेगी और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी DK शिव कुमार के इस्तीफे की मांग करेगी। बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार, CM और डिप्टी CM चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले के लिए जिम्मेदार है। बीजेपी ने इस मामले में विशेष विधानमंडल सत्र बुलाने की भी मांग की है। 4 जून को हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी और 56 अन्य लोग घायल हो गए थे। केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं आज फिर से शुरू हो रही है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने जानकारी साझा की है। नई दिल्ली के भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के सभागार में कल भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में ICPR के प्रतीक चिन्ह में सत्य धर्माय दृष्टि इस उपनिषद वचन को ध्येय वाक्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। राजा रघुवंशी मर्डर केस में जांच टीम आज मौका वारदात पर जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी। मेघालय के पुलिस महानिदेशक इदाशिशा नोंगरांग ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को आज दोपहर 12 बजे के आसपास क्राइम सीन के पुनर्निर्माण के लिए सोहरा में मौका वारदात ले जाया जाएगा। पुलिस महानिदेशक ने यह भी बताया कि राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में पुलिस की जांच महज लव ट्रायंगल तक सीमित नहीं है, बल्कि इस मामले में कई अन्य पहलुओं पर भी पुलिस गौर कर रही है।
आतंकी फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। FATF ने स्पष्ट कहा है कि यह हमला और इस तरह की दूसरी घटनाएं आतंकवादी समर्थकों के बीच पैसे के लेन देन के साधनों के बिना संभव नहीं है। DRDO और IIT दिल्ली ने क्वांटम संचार क्षेत्र में अत्याधुनिक उपलब्धि हासिल की है। दोनों संस्थाओं ने 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर क्वांटम इंटैंगलमेंट आधारित फ्री स्पेस क्वांटम सुरक्षित संचार का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने सुरक्षित संचार के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू किया है जो भविष्य के युद्धों में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा ने गुजरात में चल रही कई विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। डॉक्टर मिश्रा ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित अहमदाबाद धोलेरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का भी निरीक्षण किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पुडुचेरी के दौरे पर हैं। उन्होंने पुडुचेरी विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं से मुलाकात की। बातचीत के दौरान स्वास्थ्य के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्र का स्वास्थ्य विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को वचन दिया, हम आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और मैं अपने सशस्त्र बलों को प्रधानमंत्री के वादे को सही साबित करने के लिए बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जारी विकास परियोजनाओं को युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर निर्धारित समय अवधि में पूरा कराए जाने के निर्देश भी दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी स्थित सर्किट हाउस में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने आप सरकार को घेरते हुए कहा कि पंजाब की जनता सवाल पूछ रही है। 3 साल बीत गए और इन 3 सालों में अगर कुछ मिला तो वो 1 लाख करोड़ का अतिरिक्त कर्ज। नशा मुक्त पंजाब की बात तो छोड़िए, हर मोहल्ले में नशा बिकने लगा है। अनुराग ठाकुर ने कहा, जब अरविंद केजरीवाल की मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई तो उनका पूरा अमला, उनके मंत्री पंजाब में डेरा जमाए हुए हैं। ये लोग पंजाब को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त से मुलाकात पर भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा, चाहे पश्चिम बंगाल हो या फिर बांग्लादेश, रविंद्रनाथ टैगोर सभी के हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार उनकी सभी प्रतीकात्मक को मिटाने की कोशिश कर रही है और उनके पैतृक घर को भी तोड़ दिया गया है। असम DGP हरमीत सिंह ने असम के धुबरी जिले में तनाव को लेकर कहा कि किसी भी प्रकार की अराजकता फैलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी को भी असम की सद्भावना को तोड़ने, किसी भी धर्म या धार्मिक स्थान का अपमान करने की अनुमति नहीं है। RJD नेता तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कहा, हम सकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं, मुद्दों की राजनीति करना चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार बिहार की जनता RJD के साथ जुड़ना चाहती है। जम्मू उपायुक्त सचिन कुमार वैश्य ने अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर कहा, अमरनाथ यात्रा को लेकर हमारी तैयारियां जोरों पर चल रही है। चाहे भगवती नगर कैंप हो या रेलवे स्टेशन के आसपास की तैयारियां, हमारा प्रयास है कि श्रद्धालुओं को पिछली बार से बेहतर अनुभव दिया जाए। उत्तर प्रदेश के राजतपुरा थाना क्षेत्र में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से 4 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सोमवार को पश्चिमी दिल्ली के अशोक विहार में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया और 300 से अधिक अवैध आवासों को ध्वस्त कर दिया। सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट के एक इंजन में तकनीकी खराबी आ जाने से कोलकाता के हवाई अड्डे पर विमान के निर्धारित ठहराव के दौरान यात्रियों को उतारना पड़ा। उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मानसून आगे बढ़ेगा। गुजरात में पिछले 24 घंटों में 221 तालुकाओं में बारिश हुई है, जिसमें से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। सबसे ज्यादा 14.6 इंच बारिश बोटाद के गड्ढा में दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश में शिमला, सिरमौर, सोलन और उत्तर पश्चिम के चंबा, मंडी, कांगड़ा समेत दक्षिण पूर्वी हिमाचल में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 समारोह के अंतर्गत आज दिल्ली के मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में योग बंधन का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के जरिए योग के क्षेत्र में अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि, शिक्षाविद, चिकित्सक एक मंच पर आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की तैयारियों को एक नई ऊर्जा मिल गई है। इस साल की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, और अब इस थीम को और जीवंत बनाने के लिए योग दिवस का आधिकारिक एंथम भी जारी कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 पर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विशाखापट्टनम में बड़ा आयोजन होगा। ये विशाखापट्टनम शहर के लिए एक अनूठा अवसर है। शंघाई में स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के कट एंड रेजर कार्यक्रम के चीन के संपन्न शहरों यीवू और केकियाओ में बसे भारतीय समुदाय ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भारतीय दूतावास ने योग सत्र का आयोजन किया, जिसमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ योग सत्र में भाग लिया। इससे पहले नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने के लिए समीक्षा बैठक भी की थी। आज विश्व मगरमच्छ दिवस है। ये दिवस विशेष रूप से मगरमच्छों और उनके जैसे अन्य सरीसृपों जैसे घड़ियाल और एलिगेटर की संरक्षा, संरक्षण और जागरूकता के लिए मनाया जाता है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार मई में देश का कुल वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात 71.12 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 2.27% ज्यादा है। वहीं मई माह का कुल आयात 77.75 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 1% कम है। मई 2025 में देश का कुल व्यापार घाटा कम होकर 21.88 बिलियन डॉलर रहा, जो अप्रैल में 26.42 बिलियन डॉलर और मई 2024 में 22 मिलियन डॉलर से अधिक था। मई में इलेक्ट्रॉनिक सामान में 54%, मरीन उत्पादों में 27% और केमिकल निर्यात में 16% निर्यात बढ़ा है। वहीं सेवाओं का निर्यात 9% से ज्यादा बढ़ा है। वाणिज्य सचिव सुनील बर्तवाल ने कहा कि भारत की व्यापार नीति में वैश्विक निर्यात में 75% हिस्सा रखने वाले 6 क्षेत्रों में अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ ही वैश्विक आयात में 65% हिस्सेदारी रखने वाले 6 देशों पर भी फोकस किया गया है। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो एमडीएच का चंकी चाट मसाला डालें। एमडीएच का चंकी चाट मसाला। एमडीएच। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खाद्य वस्तुओं और ईंधन की कीमतों में नरमी के कारण थोक मूल्य मुद्रास्फीति मई में 14 महीने में न्यूनतम स्तर पर पहुंची। आंकड़ों के अनुसार खाद्य वस्तुओं में मई में 1.56% की गिरावट देखी गई। मई में सब्जियों की महंगाई दर भी 18.26% से घटकर 21.62% पर फिसला है। अंडे, मांस और मछली की WPI 0.2% से घटकर 1.01% पर आ चुकी है। 12 जून को जारी आंकड़ों के मुताबिक मई 2025 में भारत की रिटेल महंगाई घटकर 2.82% पर पहुंच गई, जो 6 साल का सबसे निचला स्तर है। ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के लिए बीमारी, आवास, विवाह और शिक्षा के लिए अग्रिम दावों की ऑटो सेटलमेंट सीमा को बढ़ाकर 1 लाख किया, जिससे वित्त वर्ष 2024-25 में 2.34 करोड़ दावों का ऑटो मोड में निपटारा हुआ। ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को आगाह करते हुए कहा कि पीएफ संबंधित सेवाओं के लिए एजेंट की मदद लेने के बजाय आधिकारिक पोर्टल का इस्तेमाल करें। किसी एजेंट की मदद लेने से साइबर क्राइम से जुड़ी घटनाएं हो सकती हैं।
24 कैरेट के सोने की कीमत 315 रुपये बढ़कर 99,300 रुपये प्रति 10 ग्राम से अधिक और चांदी की कीमत 1.06 लाख रुपए प्रति किलो के पार। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने सभी श्रेणी के कुल 20,12,969 वाहन बिके। ये मई 2024 में बिके 19,76,674 वाहनों से 1.8% ज्यादा है। बिहार के मरहौरा में स्थित रेलवे लोकोमोटिव कारखाना अफ्रीकी देश गिनी को 3 साल के भीतर 3,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 150 इंजनों की करेगा आपूर्ति। रेलवे बोर्ड ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में 37 रेल इंजन गिनी को निर्यात किए जाएंगे, जबकि अगले वित्त वर्ष में 82 और उसके अगले साल 31 इंजन भेजे जाएंगे। एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने कहा कि वो प्रवर्तक समूह की इकाइयों से 2,237.44 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। इससे प्रवर्तकों की हिस्सेदारी बढ़कर 18.4% हो जाएगी। दूरसंचार नियामक ट्राई ने वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकों के साथ साझेदारी में एक पायलट परियोजना शुरू की। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वाहन उद्योग से वैकल्पिक ईंधन पर अनुसंधान और विकास करने का आग्रह करते हुए कहा कि देश में पेट्रोल डीजल की खपत में जैव ऊर्जा का हिस्सा 5 साल में 50% तक हो सकता है। मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जीवाश्म ईंधन के कारण वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन गई है। उन्होंने कहा कि देश में 40% वायु प्रदूषण के लिए परिवहन क्षेत्र जिम्मेदार है और इसकी वजह जीवाश्म ईंधन है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की अध्यक्षता में भुवनेश्वर में 41वें उच्च स्तरीय मंजूरी प्राधिकरण ने 8 परिवर्तनकारी औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनसे राज्य में 60,200 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की। नई दरें 15 जून 2025 से होंगी लागू। सेबी के आंकड़ों के अनुसार कनाडाई निवेशकों ने फरवरी 2025 से अब तक भारतीय बाजारों में करीब 28,000 करोड़ रुपए डाले हैं। साथ ही मई 2025 तक उनके पास 1.76 लाख करोड़ रुपए डॉलर की इक्विटी संपत्ति है। ईरान और इजरायल के एक दूसरे पर हमले लगातार 5वें दिन जारी हैं। तेहरान में आज तड़के विस्फोटों और भारी हवाई सुरक्षा गोलाबारी की आवाज सुनाई दी। स्थानीय मीडिया के अनुसार राजधानी तेहरान में 320 किलोमीटर दूर स्थित प्रमुख नतांज में भी हवाई सुरक्षा सक्रिय की गई। इजरायल में देर रात तेल अवीव में ईरान के हवाई हमले के कारण सायरन की आवाज सुनाई दी और एक विस्फोट की आवाज भी सुनाई दी। इजरायल ने ईरान के सरकारी टीवी चैनल के दफ्तर पर भीषण हमला किया है। यह हमला तब हुआ जब चैनल के स्टूडियो से लाइव प्रसारण चल रहा था। इजरायल ने बाद में टीवी चैनल पर हमले का वीडियो भी जारी किया। ईरान में 5 दिनों में 224 लोग मारे गए हैं, जिनमें से ज्यादातर नागरिक हैं। वहीं इजरायल में अब तक 24 नागरिक मारे गए हैं। इजरायल के वित्त मंत्री ने कहा कि ईरानी हमलों से हुए नुकसान के कारण लगभग 3,000 इजरायली लोगों को निकाला गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा के कानानास्किस में चल रहे G7 देशों के शिखर सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर वापस वॉशिंगटन लौट रहे हैं। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक करेंगे। इससे पहले ईरान इजरायल संघर्ष पर ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सभी से तेहरान से तुरंत निकल जाने की सलाह है। वहीं G7 में शामिल होने के लिए पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि ट्रंप का जल्द लौटना सकारात्मक है, क्योंकि उनका तात्कालिक उद्देश्य इजरायल और ईरान को संघर्ष विराम के लिए सहमत कराना है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या से ये संघर्ष और नहीं बढ़ेगा, बल्कि वहीं खत्म हो जाएगा। नेतन्याहू ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि ईरान हमेशा युद्ध चाहता है और हमें परमाणु युद्ध की कगार पर ला रहा है। नेतन्याहू का ये बयान ऐसे समय में आया है जब इजरायल ने बीते कुछ दिनों में ईरान के कई परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है। वहीं तेल अवीव का दावा है कि ये हमले ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए जरूरी हैं।
इजरायल के अनुसार ईरान का परमाणु बम उसके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि इजरायल के खिलाफ उसके हमले आत्मरक्षा के लिए हैं। वहीं ईरान के राजदूत ने सुरक्षा परिषद को लिखा पत्र में कहा कि उनकी कार्रवाई विशेष रूप से सैन्य ठिकानों और संबंधित बुनियादी ढांचे पर लक्षित रक्षात्मक कार्रवाई है। सईद इरावानी ने पत्र में इजरायल का साथ देने वाले देशों को चेतावनी दी है कि ईरान के खिलाफ इजरायल के हमलों में कोई भी तीसरा देश सहयोग करता है तो इसके कानूनी और दूसरे नतीजे भुगतने होंगे। कनाडा के कैनासिस में G7 समिट शुरू हो गई है। सम्मेलन के लिए सभी सदस्य देशों के नेता पहुंच चुके हैं। सम्मेलन में वार्ता के दौरान व्यापार तनाव और मध्य पूर्व को प्राथमिकता दिए जाने की उम्मीद है। 100 बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। तड़के वाली ये तो बड़ी समझदार बड़ी होशियार जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि ट्रंप ने इजरायल ईरान संघर्ष में कमी लाने के लिए G7 के नेताओं के एक मसौदा वक्तव्य पर हस्ताक्षर नहीं किए। मसौदा वक्तव्य में ऊर्जा बाजारों सहित बाजार स्थिरता की सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है और कहा गया है कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए तथा इजरायल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। कनाडा के कैनासिस में G7 समिट के इतर द्विपक्षीय बैठकों का दौर जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार पर चर्चा की और टैरिफ पर अलग से समीक्षा करने की बात कही। बैठक के दौरान ट्रंप और कार्नी ने अगले 30 दिनों के भीतर एक व्यापार संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर करने पर सहमति जताई। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। आईसीसी ने इस साल होने वाले महिला वनडे विश्व कप का शेड्यूल जारी कर दिया है। टूर्नामेंट का आयोजन 30 सितंबर से 2 नवंबर तक होगा, जिसमें कुल 8 टीम हिस्सा लेंगी। स्कॉटलैंड में खेली जा रही T20 त्रिकोणीय सीरीज में नेपाल और नीदरलैंड्स के क्रिकेट टीमों के बीच एक ऐतिहासिक T20 मैच देखने को मिला, जिसमें मैच का फैसला तीसरे सुपर ओवर में हुआ। पहले 2 सुपर ओवर भी टाई रहने के बाद नीदरलैंड्स ने तीसरे सुपर ओवर में जीत दर्ज की। पुरुषों के पेशेवर क्रिकेट में यह पहला मौका है जब किसी मैच का फैसला तीसरे सुपर ओवर में हुआ हो। भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख कोच गौतम गंभीर इंग्लैंड के दौरे पर गई भारतीय टीम के साथ आज जुड़ेंगे। गंभीर निजी कारणों के चलते 11 जून को दिल्ली वापस आ गए थे। भारत की अवनी प्रशांत हुलेनकोट महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से 5वें स्थान पर रहीं। महिला यूरोपीय टूर पर ये उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। पोलैंड की मैग्डलेना फ्रेंच ने बर्लिन ओपन में दुनिया के 7वें नंबर की खिलाड़ी मिर्रा आंद्रीवा को मात दी। रूस के तीसरी वरीयता प्राप्त टेनिस खिलाड़ी डैनियल मेदवेदेव ने हाल ओपन के पहले दौर में जीत दर्ज की है। स्टीफेनोस सित्सिपास ने हाल ओपन के पहले दौर में इटली के लुसियानो को हराया। अलेक्जेंडर बुलबेक ने हाल ओपन के पहले दौर में फ्रांस के अलेक्जेंडर मुएलेर को मात दी। ब्रिटेन के डैन इवांस ने क्वींस क्लब चैंपियनशिप में अंतिम 16 में जगह बना ली है। क्वींस क्लब चैंपियनशिप में चौथी वरीयता प्राप्त हेल्गर रून ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। क्लब विश्व कप में सोमवार को खेले गए मुकाबले में चेल्सी ने लॉस एंजलिस FC को 2-0 से हरा दिया। क्लब विश्व कप में इंटर मिलान का पहला मैच आज मैक्सिको की मोंटेरे से होगा। क्लब विश्व कप में अपना पहला मैच जीतने के बाद PSG की टीम अगले मैच के लिए तैयारियों में जुट गई है। लियोनेल मेसी की इंटर मायामी क्लब विश्व कप में पोर्तो के खिलाफ होने वाले मैच के लिए अभ्यास में जुटी हुई है। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।